हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। लास्ट सेशन में हमने किया मेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड अब हम करेंगे डीमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट भी है। इसका मेरिट सबसे बड़ा क्या है? इट इज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। हमारे इंडिया में भी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, लेकिन आज के टाइम में इसके मेरिट से ज्यादा डीमेरिट्स इंक्रीज हो चुके हैं। तो हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की कौन सी डीमेरिट्स हैं। फर्स्ट वन इज इट इज अनस्टेबल गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है अनस्टेबल है। अगर इस पार्टी पर लोगों का कॉन्फिडेंस ना रहे तो सरकार गिर जाएगी, नई सरकार आएगी। तो इसका मीनिंग क्या है कि जब भी लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तब सरकार को डिसॉल्व किया जाएगा और उसके बदले नई सरकार लाई जाएगी। इसके लिए हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाता है। इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में कितने ज्यादा खर्चा होता है, उसका बर्डन हम गरीब लोगों पर पड़ता है। हम अपना टैक्स पे करते हैं, टैक्स का पैसा हमारे वेलफेयर के लिए यूज ना होकर इलेक्शन पर वेस्ट हो जाता है। इसीलिए अगर गवर्नमेंट अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देती है, उसको डिसॉल्व किया जाता है, जिसका नुकसान क्या होता है? इट हार्म्स द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। कंट्री की डेवलपमेंट नहीं होती, देश के लिए नए लॉ नहीं बनते, देश के लिए काम नहीं होता। काम किसके लिए होता है? बस पार्टी बनाने में। यहाँ तक कि कंसंट्रेशन रह जाती है कि हमें नई पार्टी बनानी है। तो हमारा वेलफेयर कहाँ गया, इसके बारे कोई सरकार नहीं सोचती। उनको सिर्फ अपनी पार्टी बनाने की चिंता है। तो हमारे देश में कितनी बार ऐसा हुआ है कि कुछ सरकारें सिर्फ कुछ दिनों के लिए, कुछ मंथ्स के लिए बनी है। जैसे 96 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी, वो मात्र 13 डेज के लिए बनी थी। उसके बाद उसको डिसॉल्व कर नई सरकार बनाई गई। ऐसे वीपी सिंह की सरकार थी जो सिर्फ 10-11 मंथ्स के लिए चली। कोई सरकार 11 मंथ्स, 12 मंथ्स, 13 मंथ्स के लिए भी आ रही है। मीन्स 5 साल के लिए हमने चुना है, लेकिन वो उससे पहले ही डिसॉल्व कर दी जाती है। तो इसका खर्चा हम लोगों पर पड़ता है। इसीलिए हम कहते हैं अनस्टेबल गवर्नमेंट। अगर देश की सरकार ही अनस्टेबल होगी तो देश की प्रोग्रेस कहां से होगी? देश की डेवलपमेंट खत्म हो जाती है। नेक्स्ट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। जो जी सरकार है, जे हमारा प्रिंसिपल सेपरेशन ऑफ पावर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन तीनों को अलग अलग पावर्स दी जानी चाहिए। इस पावर के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। इन पावर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? इसमें क्या है? लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स कैबिनेट मिनिस्टर को दे दी गई। तो कैबिनेट मिनिस्टर के पास दोनों तरह की पावर है, लेजिस्लेचर भी है, एग्जीक्यूटिव पावर्स भी है। सो देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। तो हमारा वो प्रिंसिपल कहां गया जहां पर हम कहते थे सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट। इस सरकार में क्या होता है? जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनकी ही डिक्टेटरशिप होती है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पावर्स हैं, सारे की सारी पॉलिटिकल पावर्स कैबिनेट मिनिस्टर के हाथ में कंसंट्रेट रहती हैं। तो मोनोपोली होगी उनकी ओवर द पॉलिटिकल पावर्स, क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, लेजिस्लेचर पावर है, सभी की सभी पावर सिर्फ कैबिनेट को वेस्ट कर दी गई। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कितना नुकसान है? एक मिनिस्टर ओवर पावरफुल बन जाता है, वो इतना पावरफुल बन जाता है कि वो देश के वेलफेयर के लिए काम करना ही भूल जाता है। उसको लगता है अगर मैं मिनिस्टर बन गया तो जो मैं कहूंगा वो ही होगा, क्योंकि उसके पास पावर इतनी ज्यादा दे देगी। तो कैबिनेट मिनिस्टर कभी कभी करप्ट बन जाते हैं क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल होते हैं। नेक्स्ट इज इनएफिशिएंट गवर्नमेंट। जो चीज पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है इनएफिशिएंट गवर्नमेंट होती है, क्योंकि मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर को ज्यादा काम भी दे दिया, ज्यादा पावर्स भी दे दी, वो मिनिस्टर क्या करते हैं? ओवरबर्डन रहते हैं। ओवरबर्डन क्या? कभी उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग अटेंड करनी है, कभी पार्लियामेंट की मीटिंग अटेंड करनी है, कभी अपने पोर्टफोलियो का काम करना है, फिर बिल बनाने हैं,
उन बिल को आगे पास भी कराना है। पास कराने के साथ साथ उन्होंने नेक्स्ट टाइम के लिए दोबारा से मिनिस्टर बनना है। इसके लिए उनको लोगों के साथ रिलेशनशिप भी बनाए रखना है, क्लोज रिलेशन विद द पीपल। तो उनका काम क्या हो जाता है, ओवर बर्डन हो जाता है, जिस वजह से इनएफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट बाय अमेच्योर। इसका मीनिंग क्या है, कभी कभी मिनिस्टर मैच्योर नहीं होते। मीनिंग जो भी मिनिस्टर है क्या उनको अपने पोर्टफोलियो के बारे नॉलेज होती है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज होती है, क्या उनकी कोई क्वालिफिकेशंस है, जैसे एक जॉब के लिए क्वालिफिकेशन होती है, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई डिग्री होनी चाहिए। ये भी एक प्रोफेशनल डिग्री है, तो इसके लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन की कोई भी डिग्री है ही नहीं उनके पास, क्योंकि मिनिस्टर्स हैं वो कभी कभी इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं, बहुत रूड होते हैं। उनके लिए क्या है, जो मैंने कह दिया वो ही सब कुछ चलेगा, इसीलिए वो कुछ भी नहीं जानते कभी कभी अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे रन करना है। उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन रन करने की कोई डिग्री तक नहीं होती है उनके पास। जी नहीं, अगर किसी ने मिनिस्टर बनना है, अगर लेजिस्लेचर पार्लियामेंट का मेंबर बनना है, उनके पास भी कोई क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, तब जाकर उनको मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए। हमारे देश में यही कमी है, जितने भी मिनिस्टर्स हैं चाहे वो अनएजुकेटेड हों, उनको मिनिस्टर्स बनाया जाता है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि अगर किसी को मिनिस्टर बना दिया, उसके लिए आ जाए कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, तो फेक डिग्रीज हमारे सामने आ जाती हैं। तो उनका एक्सपीरियंस तो है नहीं है, लेकिन पूरा देश रन कर रहे हैं। तो अगर आपके पास कला ही नहीं है कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन रन कैसे करना है, तो आप देश को कैसे रन करोगे। उनको एक्सपीरियंस नहीं होता, जिस वजह से हमारी सरकार स्टेबल नहीं होती, एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाती। नेक्स्ट इज इनकरेज ब्यूरोक्रेसी। इसकी वजह क्या है, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो अमेच्योर हैं, उनमें मेच्योरिटी नहीं है, इनएक्सपीरियंस्ड हैं, जिस वजह से वो क्या करते हैं, ब्यूरोक्रेटिक पर्संस के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो हमारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, जैसे यूपीएससी आईएएस ऑफिसर है, इसके लिए अगर आपको आईएएस की परीक्षा देनी है, इसके लिए आप में बहुत टैलेंट होना चाहिए, आपकी एबिलिटी होगी तभी आप चुने जाओगे। जो हम आईएएस पोस्ट की बात करते हैं, जी क्रीम कहते हैं, पूरे नेशन की यूथ की जो क्रीम होती है वो ही इसमें सिलेक्ट होती है। सो अगर आईएएस ऑफिसर इतने एफिशिएंट हैं, वो क्या करते हैं, मिनिस्टर को नचाते हैं अपनी उंगलियों पर, क्योंकि मिनिस्टर तो कुछ नॉलेज है नहीं है। मिनिस्टर को क्या पता कि ये एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रन करना है, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई आर्ट नहीं है, उनको कुछ आता नहीं है। तो ब्यूरोक्रेट्स जो कहते हैं, जो पॉलिसीज बनाकर दे देते हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तो इससे ब्यूरोक्रेसी ज्यादा इनकरेज होती है। जब भी ब्यूरोक्रेसी ज्यादा होगी, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी इंक्रीज होगी, तो लोगों का वेलफेयर कम हो जाता है। हम ये कहते हैं ब्यूरोक्रेसी इंक्रीज करने से देश का वेलफेयर रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक काम होते हैं वो थोड़े से डिले होते जाते हैं, इनका पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है। एंड कभी कभी क्या होता है, अगर कोई मिनिस्टर है इन एजुकेटेड, अच्छे एबल ब्यूरोक्रेट को अपने इशारों पर नचाता है। अनएजुकेटेड मिनिस्टर एजुकेटेड आईएएस ऑफिसर से अपने काम कराते हैं। तो मीनिंग क्या हो गया, जिस पर्सन को नॉलेज नहीं है वो एजुकेटेड पर्सन के ऊपर रोब मार रहा है, उनसे जो कहता है वही काम करने को कहा जाता है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि इनएफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। सो अ मैच्योर मिनिस्टर बिकम्स पपेट इनटू द हैंड्स ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स। नेक्स्ट इज वीक गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है ये वीक गवर्नमेंट है। वीक गवर्नमेंट क्यों है, क्योंकि अगर इसमें कोई लॉ बनाना है, कोई पॉलिसी बनानी है, वो लोगों के लिए तो है, लेकिन उसमें बनाने में बहुत डिले हो जाता है। उसके लिए टाइम वेस्ट किसमें होते हैं, डिस्कशन में। प्रोग्राम की एडवांटेज नहीं, बस क्या होती है, डिस्कशन होती है। अगर आपने पार्लियामेंट का कभी सेशन सुना हो, पार्लियामेंट में क्या होता है, अगर एक मिनिस्टर या फिर एक मेंबर भी बोलता है तभी शोर पड़ना शुरू हो जाता है। इसका मीनिंग क्या है, हमारे करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं पार्लियामेंट में, लेकिन वो क्या करते हैं, शोर मचाने में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं। कोई पॉलिसी अच्छी हो सकती है, उसके ऊपर डिस्कशन ना कर बस वीकनेसेस को निकालना ही उनका काम बन चुका है। तो पार्लियामेंट में डिसिप्लिन कहाँ रह गया। जब भी मिनिस्टर होते हैं इतना शोर डालते हैं कि जो हमारी हेल्थी डिस्कशन है वो तो होती नहीं है।
बस एक दूसरे के ऊपर ही हम निशाने लगाते रहते हैं कि उसने जे कह दिया, जे कर दिया, जे कर दिया। तो इसका मीनिंग क्या है, हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है और जो डिसीजंस हैं वो डिसीजन भी कैसे लिए जाते हैं, जैसे उनको उनकी पॉलिटिकल पार्टी करने को कहती है वही डिसीजन लिए जाते हैं। दैट्स व्हाई वी सेड इट इज अ वीक गवर्नमेंट, कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले ही नहीं पाती। नंबर 8, बैड इफेक्ट्स ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स। इसमें क्या है, पार्टी पॉलिटिक्स है। एक पॉलिटिक्स पार्टी ने जो कह दिया हम वो ही मानते हैं, पार्टी के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, पार्टी लाइंस पर चलते हैं। हर एक पार्टी अपनी सरकार बनाना चाहती है, वो सरकार बनाने के लिए कुछ भी कर सकती है, जो चाहे वो कर दे। तो हम ये देख रहे हैं एवरी पार्टी ट्राइज टू फॉर्म गवर्नमेंट फॉर दिस, वो क्या करती है, फेयर एंड फाउल मीन्स को भी यूज करती है, जो हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देख रहे हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कुछ भी कर सकती हैं, हमें जात पात के नाम पर लड़ा तक सकती हैं। आज की जो पॉलिटिक्स है कास्टिज्म के नाम पर तो रहेगी, रीजनलिज्म के नाम पर तो रहेगी, क्यूमलिज्म के नाम पर रहेगी। तो जो पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ अपनी पार्टी बनाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, एक दूसरे के ऊपर मड फेंकती हैं, कीचड़ फेंकती हैं, क्योंकि इनसे क्या है, ये तो सिर्फ अपनी पार्टी को देखती है, कोई दूसरा पर्सन क्या कह रहा है, क्या करना चाहता है, उसकी इंटेंशन क्या है, वो देश के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा, इनसे इनको कोई मतलब नहीं है। बस एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना ही इन पॉलिटिकल पार्टीज का मकसद बन गया है। जो हम चाहते थे स्ट्रॉन्ग ऑपोजिट पार्टी हो, स्ट्रॉन्गनेस हो, आंसरेबल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। नेक्स्ट इज अनसक्सेसफुल इन मल्टी पार्टी स्टेट्स। हमारे देश में जैसे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ज्यादा होने भी सक्सेसफुल नहीं रह पाती हैं, क्योंकि इससे देश स्मूथ वर्क नहीं कर पाता है। क्योंकि अगर मल्टी पार्टी सिस्टम होगा तो क्या होता है, इसका सबसे बड़ा लॉस हो रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी अपनी मेजोरिटी नहीं हो पाती। हमारे देश में क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन पार्टी की कमी है। हमारे देश में कोई आज के टाइम में ऑपोजिट पार्टी में कोई भी मेंबर नहीं है, पिछली लोकसभा में भी कोई ऑपोजिट पार्टी का मेंबर नहीं था। इट मीन्स क्या है कि हमारे देश में, जिसमें हम कहते हैं कि एक ऑपोजिट पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन हमारे देश में तो ऑपोजिट पार्टी ही नहीं है। इट मीन्स क्या है कि अगर ऑपोजिट पार्टी नहीं होगी तो देश को क्रिटिसाइज करेगा कौन, सरकार जो कह रही है, जो कर रही है, वो तो अपनी मोनोपोली क्रिएट कर रही है। स्ट्रॉन्ग ऑपोजिट पार्टी बनने के लिए क्या जरूरी है कि लोकसभा की जितनी भी सीट्स हैं एटलीस्ट 10% सीट्स अगर कोई पार्टी विन करती है तो वो ऑपोजिट पार्टी में इंक्लूड हो जाती है। लेकिन हमारी लोकसभा में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिसके पास ऑपोजिट पार्टी का स्टेटस मिल गया हो। तो हमारी इस लोकसभा में, उससे पिछली लोकसभा में कोई भी ऑपोजिट पार्टी में है ही नहीं। अगर पार्टी में कोई ऑपोजिट पार्टी नहीं है, अगर संसद में ऑपोजिट पार्टी नहीं होगी तो सरकार की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करेगा कौन। सो मल्टी पार्टी सिस्टम होने की वजह से ऑपोजिट पार्टी भी नहीं बन पाती कभी कभी, क्योंकि हर एक पार्टी को कभी 2-3 सीट्स मिल जाती हैं एंड 10% की सीट नहीं मिल पाती हैं। एंड इससे क्या हो रहा है, कभी कभी कोल्यूजन की सरकार भी बन जाती है। कोल्यूजन का मीनिंग है किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, इसीलिए डिफरेंट पार्टीज हैं वो मिलके कोल्यूजन कर फिर सरकार बनाती हैं। जैसे 9th से लेकर 15th लोकसभा तक सिर्फ कोल्यूजन की सरकारें चली है। गठबंधन की सरकारें होंगी तो कैसे देश वर्क करेगा। वो सरकारों में क्या हो रहा है कि एक मिनिस्टर ने जो कह दिया वो किसी और पार्टी का है, दूसरा मिनिस्टर किसी और पार्टी का है, वो आपस में मिलकर काम नहीं कर रही, एक दूसरे की पार्टी को क्रिटिसाइज करते हैं। कोलिजन की सरकार ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रह पाती है। अब 16th जो लोकसभा थी इसमें हम कह सकते हैं कि मेजोरिटी मिली है बीजेपी को, लेकिन जो कोलिजन की सरकार होती है वो किस वजह से बनती है, मल्टी पार्टी सिस्टम की वजह से एग्जिस्टेंस में आती है। नेक्स्ट इज नेशनल इंटरेस्ट आर इग्नोर्ड। जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना वो क्या करती हैं, देश के वेलफेयर के लिए काम करती है नहीं, वो अपने वेलफेयर के लिए काम करती हैं। मीनिंग क्या हुआ, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी पार्टीज के नैरो इंटरेस्ट को प्रमोट करती हैं, ना कि देश के इंटरेस्ट के लिए, देश के वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं। सो पार्टीज प्रमोट देयर नैरो इंटरेस्ट। इट
हम कहते हैं हमारे देश में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है? लोगों की सरकार, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन जहां पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में क्या है? इट इज द गवर्नमेंट ऑफ पार्टी, फॉर द पार्टी एंड बाय द पार्टी। तो डेमोक्रेसी का मीनिंग ही चेंज कर दिया। सब कुछ किसके आले दुआले कंसंट्रेट हो गया? एक पार्टी के नियर अबाउट ही सब कुछ घूमता है। तो हम जे कहते हैं, जे क्या है? पार्टी को कंसंट्रेट कर रहा है। सो जे ऑफ द पार्टी, फॉर द पार्टी एंड बाय द पार्टी बन गई। तो ऐसे में देश का वेलफेयर कहाँ होगा? इसमें तो सिर्फ पार्टी के ऊपर कंसंट्रेट किया जा रहा है। पार्टी जो कह रही है वो ही कर रही है। पार्टी के इंटरेस्ट सबसे पहले हैं एंड जो हमारा देश है उसके इंटरेस्ट के लिए हम सोच नहीं रहे हैं। नेक्स्ट इज नो कॉन्टिन्यूटी इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में कॉन्टिन्यूटी नहीं है। हर 5 साल में सरकार बदल सकती है। सरकार के बदलते ही सरकार की पॉलिसीज भी बदल जाती हैं। ऐसा नहीं है जो पॉलिसीज चल रही है वो कंटिन्यू रहेंगी। अगर सरकार बदल गई तो पॉलिसीज भी बदल जाएंगी। तो हमारे देश में स्टेबिलिटी कहाँ रहेगी? इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगी? डेवलपमेंट कहाँ से होगी? हमें पता है सरकार के बदलते ही कुछ भी चेंज हो जाएगा। इट मीन्स क्या है? पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है हमारे देश में। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या होती है? अनस्टेबल होती है। इसमें पॉलिटिक्स भी अनस्टेबल है। सरकार के बदलते ही पॉलिसीज भी चेंज हो जाती है। सो पॉलिसी चेंज विद द चेंज इन द गवर्नमेंट। एंड नेक्स्ट इज वीक ड्यूरिंग द इमरजेंसी। इमरजेंसी की सिचुएशन में सबसे वीक सरकार है। इमरजेंसी की सिचुएशन होगी क्विक डिसीजन नहीं होती कि हमें आज चाहिए तो आज के आज ही डिसीजन हो जाएगा। हम देखते हैं मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया, पहले पार्लियामेंट से पास होगा तब जाकर हम उस डिसीजन को एप्लीकेबल करेंगे। पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो, फिर जाकर बिल लॉ बनता है। तो मीन्स क्या है? इमरजेंसी की सिचुएशन में भी ये सरकार बहुत ज्यादा वीक होती है क्योंकि डिसीजन पॉसिबल नहीं है और कैबिनेट है वो अप्रूवल के पीछे भागती रहती है कि पार्लियामेंट आए, पार्लियामेंट में जाकर हम बिल को प्रेजेंट करें, इंट्रोड्यूस करने के बाद उसको पास भी कराएं। ये हमारी ड्यूटी है। तो फिर उसको लॉ को इम्प्लीमेंट भी करना है। सो बहुत टाइम लग जाता है। सो इट इज द वीक ड्यूरिंग द इमरजेंसी। एंड आज की पॉलिटिक्स क्या बन चुकी है, जिसमें हम कहते हैं जो हमारी लोकसभा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं वो सभी क्रिमिनल्स हैं। 545 मेंबर्स हैं, उनमें से 186 मेंबर्स क्या है? क्रिमिनल हैं। मीन्स जो लॉ ब्रीचर थे किसी टाइम, आज वो लॉ मेकर बन गए। क्या बात है? मीन्स लॉ को ब्रेक करने वाले पर्संस आज मिनिस्टर बन चुके हैं। क्या इससे देश वेलफेयर के लिए काम करेगा? आज के टाइम में डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं वो सेशन में आ रहे हैं, वो अपनी सरकार बना रहे हैं, वो एमपी एमएलए चुने जाते हैं। तो ये देश का वेलफेयर नहीं होता। हम कहते हैं इसमें हम एबल पर्सन्स लेकर आते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में। जितने भी अच्छे पर्सन्स होंगे जिनमें कोई क्वालिटी होगी हम उन्हीं को चुनेंगे। लेकिन आज के टाइम में हम किन लोगों को चुन रहे हैं? जो क्रिमिनल है। हम क्या उसको अपनी खुशी से वोट देते हैं? नहीं, वो तो गुंडागर्दी के तरीके से कैसे भी हमारे वोट ले सकती हैं। और हमारे देश के लोग बहुत ज्यादा एजुकेटेड भी नहीं है। हमारे देश के लोगों को क्या कहते हैं? अगर आपको जात पात के नाम पर हम लड़ाएंगे तभी जाकर आप सही रहोगे। हमारे देश में पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। लोगों को अगर इससे दूर कर दिया जाए, लोगों को पॉवर्टी से दूर कर दिया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करके एम्प्लॉयमेंट दिया जाए तो वो जागरूक नागरिक बन जाएंगे। इसीलिए हमारे देश में गरीबी कम नहीं हो रही। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं कम हो रहा? क्योंकि अगर लोगों को जॉब मिल जाएगी वो क्या हो जाएंगे? अलर्ट बन जाएंगे और सरकार से पूछेंगे कि आपने ये काम क्यों कर लिया। अब लोगों को अपने कामों में इतना इंडल्ज कर दो कि वो हमसे क्वेश्चन ही ना पूछ पाए। अगर सरकार चाहे तो इन प्रॉब्लम्स को कुछ महीनों में सॉर्ट आउट कर सकती है। जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कह रहे हैं ना, हमारे देश में इतने रिसोर्सेस हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कुछ महीनों में सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगर अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी तो पॉवर्टी भी खत्म होगी। हमारा देश अंडर एम्प्लॉयड है, अनडेवलप्ड है। अंडर डेवलपमेंट में हमने डेवलपमेंट करनी है। अगर हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाए, ह्यूमन स्किल को यूज किया जाए। लेकिन अगर हम ह्यूमन स्किल को यूज कर लेंगे वो तो बहुत ज्यादा अलर्ट बन जाएंगे, जागरूक नागरिक बन जाएंगे, जिससे
क्रिमिनल मेंबर्स हैं इनका जीत पाना मुश्किल हो जाएगा। जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है ना, हर लोकसभा में बढ़ता जा रहा है। लास्ट सेशन में जब बीजेपी की सरकार थी 145 148 के नियर अबाउट मेंबर थे क्रिमिनल, लेकिन अब कितने हो गया 186 में। जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं वो चले जाते हैं पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स में जाके अपना करियर बनाते हैं और अपने क्रिमिनल कामों को बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, उनके पास सभी पावर्स हैं, उनके पास लेजिस्लेटिव पावर भी है, एग्जीक्यूटिव पावर भी। उनको पूछेगा कौन? अगर मिनिस्टर है, व्हाइट मनी कैसे भी बना लेंगे, ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी से व्हाइट मनी भी कन्वर्ट करा लेते हैं। तो ऐसे लोग बनाते हैं जिससे उनका वेलफेयर हो। आज के टाइम में हम कहते हैं कि हम सोशलिस्ट कंट्री हैं, हम सोशलिज्म को इंक्रीज करना चाहते हैं। अब लॉ बना दिया कि कोई पर्सन कितने वेल्थ कंसंट्रेट कर सकता है, तो इनइक्वालिटी तो इंक्रीज करने वाले कौन है? हमारे क्रिमिनल पॉलिटिक्स, हमारे क्रिमिनल लीडर्स। यही तो वो पॉलिसीज बनाते हैं जिनसे इनका वेलफेयर हो सके। तो देश का वेलफेयर कहां गया? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जो हम कहते थे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, लेकिन आज के टाइम में ये देश को खा रही है। देश को खाने वाली भी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ही बन चुकी है, जिसकी मेरिट से ज्यादा डीमेरिट्स इंक्रीज हो चुकी हैं। और इसके लिए इनसे कोई क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, ऑपोजिट पार्टी आती नहीं है, ऑपोजिट पार्टी होगी नहीं, क्वेश्चन पूछेंगे नहीं भी, सरकार की वीकनेसेस को उजागर करेगा कौन? इसीलिए आज के टाइम में हमारे देश की सरकार से, इन पॉलिटिशियन से भरोसा उठ चुका है। हम कहते हैं जितने भी पॉलिटिक्स है ना, जो हमारे देश के लिए कभी काम नहीं करते। सर इसका कारण क्या है? सिर्फ यही है कि हमारे देश के मेंबर्स हैं वो देश के इंटरेस्ट के लिए नहीं, अपने इंटरेस्ट के लिए काम करें। तो क्या अब हम पार्लियामेंट से प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की तरफ मूव कर जाएं? प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है उसमें भी कुछ डीमेरिट्स हैं। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बहुत अच्छी गवर्नमेंट होती है अगर हम इसकी स्मूथ वर्किंग करें। ब्रिटिश में चल रही है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। अगर हम आम जनता करप्ट लेस लेजिस्लेचर मेंबर को चुनेगी, क्रिमिनल को नहीं चुनेगी, तो जाकर कुछ सुधार हो सकता है। तो हमें वो इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा जिससे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट अच्छी सी वर्क कर सके, जिसका बेनिफिट हम देश के लोगों को, हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके। तो ये थे डीमेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। विद दिस हमारा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का टॉपिक कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।